नमस्कार, मैं लेक्चरर रामकरण पटेल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर, वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं EE 306 इलेक्ट्रिकल मशीन यूनिट फर्स्ट इंडक्शन मोटर पार्ट 2। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे पैदा होता है और वो किस प्रकार रोटेट कर पाता है, ये सारी चीज़ें विद कैलकुलेशन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। जब कोई मैग्नेट यानी कि चुंबक किसी जगह रखा जाता है तो वो उसके आसपास का एरिया जहाँ पर उस चुंबक का प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। नॉर्मली अगर चुंबक रखा हुआ है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, घूमता नहीं है। लेकिन मशीन में जब हम बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वो घूमता है। इसीलिए इसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय 3 फेज सप्लाई। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज के कारण भी पैदा होता है और 2 फेज के कारण भी पैदा होता है। यहाँ पर पहले हम 3 फेज सप्लाई के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो स्टेटर होता है उस स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग इस्टेब्लिश की जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 फेज वाली वाइंडिंग रखी गई है। आर फेज की वाइंडिंग, वाई फेज की वाइंडिंग और बी फेज की वाइंडिंग। ये तीनों ही वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल के डिफरेंस पे रखी जाती है। जो टोटल सर्कल का एंगल है वो 360 डिग्री है। इसमें 3 का भाग देने पर 120 डिग्री मिलता है। तो 120 डिग्री के डिफरेंस से जब तीनों ही वाइंडिंग को रखा जाता है तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है इसमें कहते हैं कि जो वाइंडिंग है वो हमारी बैलेंस्ड है। और जब वाइंडिंग बैलेंस्ड होती है तब हम आगे बात करते हैं। वाइंडिंग का बैलेंस्ड होना बहुत ही नेसेसरी है। चलो, ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, जो हम सप्लाई दे रहे हैं यानी कि जो करंट हम दे रहे हैं वो करंट भी बैलेंस होना चाहिए। जो वाइंडिंग है ये स्पेस में बैलेंस है और जो सप्लाई करंट है वो टाइम में बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 फेज की वेवफॉर्म हम देख रहे हैं। यहाँ पर आर वाई बी तीनों ही फेज का फ्लक्स देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं सप्लाई की तो करंट की बात करते हैं। तो तीनों ही फेज के करंट एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस सप्लाई को हम बैलेंस्ड सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो जब बैलेंस्ड वाइंडिंग को बैलेंस्ड सप्लाई दी जाती है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है, तब देखिए, जब किसी भी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो होने के कारण वहाँ पर फ्लक्स पैदा होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और जब ये दोनों कंडीशन सेट हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो 3 फेज बैलेंस सप्लाई होती है इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक, एक और गुणधर्म ये भी है कि तीनों ही करंट का अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखें, इनका मान देखें, तो अलग अलग क्षण पर अलग अलग मान होता है। अगर हम 0.1 के लिए बात करें तो तीनों ही करंट की वैल्यू अलग अलग हो गई। लेकिन जब तीनों ही करंट को ऐड कर दिया जाता है तो हर एक पॉइंट पर तीनों ही करंट का सम 0 होगा। दैट मीन्स
हमारी सप्लाई है वो बैलेंस्ड सप्लाई है। लेकिन करंट का सम जीरो हो सकता है। इन करंट के कारण उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स है, यहाँ पर देखिए, आर फेज के करंट के कारण आर फेज का फ्लक्स फाई आर पैदा हो रहा है, वाई के कारण आई वाई के कारण फाई वाई पैदा होता है, और आई बी के कारण फाई बी पैदा होता है। बैलेंस सप्लाई में हमने कहा तीनों ही करंट का सम जीरो होता है, लेकिन तीनों ही फ्लक्स का सम जीरो नहीं होता। तीनों फ्लक्स के सम को हम रिजल्टेंट फ्लक्स कहते हैं और जिसे फाई आर के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये नॉन जीरो होता है, और ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स स्पेस में घूमता रहता है। ये जो फ्लक्स यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड 3000 आरपीएम से घूम रहा है तो उस मशीन की सिंक्रोनस स्पीड 3000 होगी। अगर वो 1500 आरपीएम से घूम रहा है तो सिंक्रोनस स्पीड 1500 होगी। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमता है उसी स्पीड को हम उस मशीन की सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग फेज के करंट से अलग अलग फ्लक्स पैदा होते हैं। ये तीनों फ्लक्स हमने यहाँ पे बता दिया। ये जो वेव फॉर्म है साइनसोइडल है, इसलिए इनके साथ में साइन ओमेगा टी लगा। तीनों ही फ्लक्स एक दूसरे से 120 डिग्री की एंगल दूर होंगे, इसलिए इनके फार्मूले में फाई आर, यहाँ पर हम पीछे जाके देखते हैं। मान लीजिए जहाँ पर फ्लक्स फाई आर है वो 0 डिग्री है, तो जो फाई बी है वो उससे 240 एंगल 240 डिग्री पीछे है, और फाई वाई है वो 120 डिग्री एंगल पीछे है। इसलिए यहाँ पर फाई वाई के साथ में -120 लिखा, फाई बी के साथ में -240 लिखा। यहाँ पर देखिए फाई आर, फाई वाई और फाई बी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कि जब हम वेव फॉर्म में देखते हैं तो फ्लक्स का मान लगातार बदल रहा है, हर एक क्षण पर मान अलग अलग है। तो इंस्टेंटेनियस यानी कि हर एक इंस्टेंट पे, हर एक क्षण पे अलग अलग है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम क्षणिक मान कहते हैं। इसलिए जो मान है हर एक समय में बदलता रहता है। दूसरा जो फाई एम है, फाई एम जो कि मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की, और यहाँ वेव फॉर्म में देख सकते हैं फाई एम मैक्सिमम वैल्यू हमेशा सेम रहती है, मैक्सिमम वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। यहाँ पर केस 1 में हम पॉइंट 1 पर स्टडी करेंगे क्या क्या हो रहा है, और इस समय ओमेगा टी इक्वल टू 0 है। यहाँ पर पीछे जाके हम देखें तो ये जो पॉइंट 0 हमें दिख रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं तो फाई आर 0 है, फाई बी का मान है कुछ पॉजिटिव में, और फाई वाई का मान है कुछ नेगेटिव में। ये फार्मूला जब हम यहाँ पर रखा, ओमेगा टी इक्वल टू 0 हमने पीछे वाले इक्वेशन में रखा, तो हमें मिला फाई आर इक्वल टू 0 आ गया, फाई वाई इक्वल टू आ गया -√3/2 फाई एम, फाई बी इक्वल टू आ गया √3/2 फाई एम। फाई वाई का मान नेगेटिव है और फाई बी का मान पॉजिटिव है। जब हम डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर फाई आर 0 हो गया, फाई वाई और बी का मान दे रखा है। अब जब हमने तीनों को ऐड किया तो हमें जो रिजल्टेंट मिला फाई आर, उसका मान है 1.5 फाई एम, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाई आर है जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, यानी कि एकदम वर्टिकल डाउन। अगले केस में देखते हैं केस 2, जहाँ पर हम पॉइंट 1 की स्टडी करते हैं, और यहाँ पर ओमेगा टी का मान हो जाता है π/6 यानी कि 30 डिग्री। हम अब 30 डिग्री आगे चले और वापस पॉइंट 1 पर पहुँच के हम अगेन स्टडी कर रहे हैं। हमने इन इक्वेशन में ओमेगा टी की जगह 30 डिग्री रख दिया, तो हमें मिले फाई आर इक्वल टू 1/2 फाई एम, फाई वाई इक्वल टू -फाई एम, फाई बाई इक्वल टू
1/2 जब इन फ्लक्स को हमने डायग्राम में ड्रॉ किया तो हमें इनका रिजल्टेंट मिला। वो रिजल्टेंट का मान अभी भी φr = 1.55 m ही है, यानी कि पिछले वाले और इस केस दोनों में रिजल्टेंट का मान सेम है, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम 30 डिग्री आगे जाके वापस कैलकुलेट किया हमने पॉइंट 1 पे, तो हमने देखा कि जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है वो भी 30 डिग्री आगे खिसक चुका है। ठीक इसी प्रकार हम केस 3 जहाँ पर पॉइंट 2 पर हम स्टडी करते हैं, अब हम इनिशियल से लेकर 60 डिग्री आगे चल चुके हैं। ये 60 डिग्री पर हमने स्टडी की और ओमेगा टी = 60 रखा, तो हमें तीनों ही फ्लक्स की वैल्यू मिल गई। इन वैल्यूज़ को अगेन हमने जब डायग्राम में रखा और हमने रिजल्टेंट निकाला, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन चूँकि हम 30 डिग्री और आगे चले थे, रिजल्टेंट भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज में आगे खिसक चुका है। केस 4 जहाँ पे हम पॉइंट 3 पर स्टडी करते हैं, अब हम टोटल 90 डिग्री आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि 30 डिग्री और आगे चले हम। ओमेगा टी = 90 रखने पर अगेन हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिली तीनों ही फ्लक्स की, और इनको डायग्राम में रखा और इनका रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि रिजल्टेंट की वैल्यू में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अगेन जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो 30 डिग्री आगे चल चुका है। अगर हम इनिशियल पॉइंट 0 से बात करें, तो पॉइंट 0 से अभी तक हम 90 डिग्री आगे चले हैं और रिजल्टेंट फ्लक्स भी पॉइंट 0 से अभी तक 90 डिग्री आगे चल चुका है। यानी कि जैसे जैसे हम ओमेगा टी को बढ़ाते जाते हैं, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसी एंगल से आगे चलता जाता है। और इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि रिजल्टेंट जो फ्लक्स है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक जगह नहीं रुका हुआ है, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी बैलेंस्ड वाइंडिंग वाली मशीन को बैलेंस्ड सप्लाई दी जाती है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मान हमेशा मैक्सिमम का 1.5 गुना होता है, यानी कि 1.55 मैक्सिमम होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है समय के साथ में, यानी कि ये घूमता रहता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने रिजल्टेंट सप्लाई दी, रिजल्टेंट फ्लक्स हमने देखा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार पैदा होता है और उसके घूमने का रीज़न क्या है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ देखा, और ये था 3 फेज़ सप्लाई के कारण घूमने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 फेज़ सप्लाई देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार पैदा होता है। ठीक है, तो आगे का वीडियो देखें और इस सीरीज़ में ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप जो भी नए नए वीडियोज़ आते रहें उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और वो सारे वीडियोज़ आप देखो, कोई भी वीडियो बीच में आप स्किप न करो। धन्यवाद।